गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज आपके समक्ष पार्ट टू के लिए चैप्टर नंबर 2 है ये, उसका सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं। मोहम्मद गजनवी। गजनी आधुनिक अफ़गानिस्तान में स्थित एक छोटा सा राज्य था। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। इवन कि एसएससी सीजीएल में भी ये क्वेश्चन आ चुका है और स्टेट पीसीएस में भी आ चुका है कि गजनी कहाँ पर है, लोकेशन ऑफ गजनी। तो इट इज़ सिचुएटेड इन अफ़गानिस्तान। लेट्स मूव अहेड। एक तुर्क सरकार ने 10वीं शताब्दी में इस राज्य की स्थापना की। कब स्थापना करता है? 10वीं शताब्दी में, डैट मीन्स इन 900 सेंचुरी। अब हम लोग आते हैं 907 के समय में इन्होंने ये शासन व्यवस्था जो है ये अफ़गानिस्तान के गजनी नामक जगह पे करते हैं। उसके उत्तराधिकारी में महमूद भी था। वह गजनी का एक बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था। वो गजनी को एक महमूद जो है वो गजनी को बहुत बड़ा एक्चुअली साम्राज्य बनाना चाहता था। साम्राज्य कहने का, बहुत बड़ा साम्राज्य कहने का मतलब ये है कि द एक्सपेंशन ऑफ द टेरिटरी शुड हैव अ लार्जर एक्सटेंट इन कंपैरिजन टू द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आप समझ गए होंगे कि जो वो भौगोलिक दृष्टिकोण से और प्रशासनिक दृष्टिकोण से वो एक बड़ा राज्य चाहता था। अतः उसने मध्य एशिया के कई भागों में ईरान और कुछ भागों में जैसे ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से को जीत लेना चाहा। कहाँ कहाँ जीत लेना चाहा, इस चीज़ को याद रखिए। ईरान, डैट मीन्स उस समय पर्सिया कहा जाता था। और उसके बाद आपको उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से में, मतलब ये जो पाकिस्तान बलूचिस्तान वाला एरिया है वो सब। उसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं। तो सन 1010 ईस्वी से 1025 के बीच महमूद ने उत्तर भारत के केवल उन नगरों पर आक्रमण किया जो बहुत संपन्न मंदिर थे। देखिए, अब ये जो मंदिर के ऊपर आक्रमण है इसको आपको समझना है कि व्हाई दिस पर्सन, दिस किंग इज टोटली फोकस्ड अराउंड द टेम्पल्स ओनली। टेम्पल्स को ही क्यों लूटना चाहता है, इसके पीछे की रीजन को आप समझिए और उस समय की परिस्थितियों को समझने की कोशिश कीजिए। इन नगरों में मथुरा, थानेश्वर, कन्नौज, वृंदावन और सोमनाथ थे। ये क्या इंडिकेट करता है कि उस समय में 1010 से लेकर के आपको 1025 के बीच में जो रिलीजियस सिटीज़ है वो कौन कौन से हैं? सोमनाथ, वृंदावन, कन्नौज, मथुरा, थानेश्वर। इसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर अपने धन वैभव के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। क्यों गुजरात का इन सारे में प्रसिद्ध था? इसके पीछे रीज़न था कि वो एक पोर्ट सिटी है, पोर्ट के प्रॉक्सिमिटी में है, एंड एट द सेम टाइम ट्रेड ज़्यादा होता है तो उसी के हिसाब से दान भी आता होगा। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी जो इस मंदिर की थी काफ़ी अच्छी थी। सन 1030 ईस्वी में महमूद का मृत्यु हो जाने पर उत्तर भारत के लोगों को राहत मिली, क्योंकि उसके आक्रमण का सामान्य जनजीवन प्रभावित होता था। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब वो आक्रमण करता था तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इन बड़े बड़े राजस्वों और मंदिरों के अलावा जो आम जन मानस की ज़िंदगी थी वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखदायी था। लेट्स मूव अहेड। समकालीन इतिहासकारों ने महमूद को भारत के आक्रमण के उद्देश्य का विवरण देते हुए लिखा है कि महमूद भारत में इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहता था। व्हाट इज़ दिस? ये कहीं ना कहीं एक ये भी चीज़ है कि जो डोमिनेंस ऑफ रिलीजन है, अब डोमिनेंस ऑफ रिलीजन के थ्रू ये एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं अंजाम दिया जाता था। इससे क्या होता है कि द सुपीरियरिटी ओवर द रिलीजन कुड वेल बी इस्टेब्लिश्ड बाय दिस एक्टिविटीज़। इसीलिए लोग क्या कर रहे थे उस समय के जो राजा थे, धर्म युद्ध करते थे, एक धर्म को दूसरे धर्म पर अटैक करते थे सारे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताता जाऊँ, सारे धर्मों का सार एक ही है, मानवता। मानवता के अलावा कोई भी व्यक्ति विशेष अगर कोई अन्य बात करता है इसका मतलब आपको गुमराह कर रहा है। इसलिए आप इस चीज़ को समझिएगा, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, everyone has taught the lesson to be with brotherhood and integrity and not to fight among ourselves। ये कौन करता है? तो ये
हमारे और आपके जैसे जो सिलेक्टिव माइंडसेट के लोग होते हैं अपने बेनिफिट के लिए करते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा। जबकि कुछ इतिहासकार का मानना यह है कि महमूद के उद्देश्य भारत का धन लूटना ही था, ताकि इस धन से मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार के लिए सैनिक साधन जुटा सके। देखिए, उन्होंने ये बात को भी कहा है कि धन लूटना भी था, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इस चीज़ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि उस समय में जो 1000 सन की जो स्थिति है, उसमें रॉयल जो बिल्डिंग्स हुआ करता था जहाँ पे राजा रहते थे, वहाँ पर भी बहुत सारे धन वैभव की इमारतें रखी रहती थी। दे कुड हैव अटैक्ड दोज प्लेसेस ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम इफ़ यू विल सी द जो हमारी मंदिर की व्यवस्था की उस समय प्रचलन थी, तो उसमें आप देखेंगे कि धन संग्रह के साथ साथ, आर्थिक संग्रह के साथ साथ आपको सामाजिक, कल्चरल हर रूप से वो मिलता था। डैट मीन्स इफ यू आर अटैकिंग द टेम्पल, यू आर अटैकिंग द होल सिविलाइजेशनल सेटअप ऑफ दैट पार्टिकुलर एरिया। तो वो कहीं ना कहीं एक चीज़ बनता था कि आपने अगर मंदिर जीत लिया, आपने उनका फेथ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम, एवरीथिंग यू हैव लूटेड। तो ये क्या दर्शाना चाहता है कि कहीं ना कहीं डेफिनेटली दे वर हैविंग दिस नोशन ऑफ टेकिंग अवे द वेल्थ, बट एट द सेम टाइम ये जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट था वो भी कहीं ना कहीं जरूर था। डैट मीन्स दोनों रीज़न इज वैलिड इट्स बाय इट्स और ओन लॉजिक। दोनों अपने अपने आर्ग्यूमेंट पर ये दोनों रीज़न सही है। हम लोग आगे मूव करते हैं। आक्रमणों का प्रभाव। अब आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा वो हम लोग आगे देखते हैं। महमूद के आक्रमणों का प्रभाव भारत पर अस्थायी नहीं प्रतीत होता है। उसने भारत में कई अस्थायी राज्य बनाने की कभी कोई अस्थायी राज्य बनाने का प्रयास नहीं किया। व्हाट दिस इंडिकेट्स, तो ये इंडिकेट करता है कि वो कहीं ना कहीं लुटेरा प्रवृत्ति का था। ऐसा भी नहीं था कि वो यहाँ रूल करना चाह रहा था। आगे बढ़ते हैं। हर विजयी अभियान के बाद धन लूट कर वह गजनी वापस लौटता रहा। भारत पर उसने लगभग 17 बार आक्रमण किए और प्रत्येक बार भारतीय राजाओं के सैनिक शक्ति को आघात पहुंचाया तथा उसने उन्हें पराजित किया। वो क्या दिखाना चाह रहा है कि ही वॉज हैविंग द स्ट्रेंथ। जो रिफ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है इस कंटेंट के पढ़ने के बाद, ये चीज़ आप कॉम्प्रिहेंसिव स्किल है, इसको कॉम्प्रिहेंड करते जाइएगा, क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि आप इतिहास को सिर्फ इसलिए ना पढ़ें कि उसमें फैक्ट है और उसमें एक्सप्लेनेशन है, उसके पीछे की कोई तर्क जो है इतिहासकारों ने लिखा है। रिमेंबर माय फ्रेंड्स, आपको यहीं पर ये आर्गुमेंट सीखना है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग हिस्ट्री इन टुडेज लाइफ। आपको हिस्ट्री पढ़ने से आपकी क्या बेनिफिट होगी, राज्य की क्या बेनिफिट होगी, देश की क्या बेनिफिट होगी। तो अनटिल एंड अनलेस अगर आप इन चीज़ों को अभी नहीं समझ पाओगे, you will not be in the position to understand all such things. So you have to understand this time only that कि हाँ, इतिहास पढ़ने से क्या फ़ायदा है, ये आपको खुद से विश्लेषण करना है खुद में, क्योंकि बाद में तो मैं बताऊंगा लास्ट में, बट आप भी सोचिए इस पर ताकि आपकी सोचने की क्षमता बढ़े। चलिए हम लोग कंटेंट पे आते हैं कि वो ये कंटेंट का जो सार है, मतलब इस पार्टिकुलर 2 लाइन्स का ये अजम्पशन ये निकलता है कि ही वॉज हैविंग द स्ट्रेंथ टू विन दोज एरिया ऑफ नॉर्थ इंडिया, बट एट द सेम टाइम ही वॉज नॉट इन द पोजिशन एंड नॉट इन द विलिंग टू रूल द गवर्नेंस और बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नेंस ऑफ दिस लोकेशन। हम लोग आगे मूव करते हैं। इन आक्रमणों से बाहरी शक्तियों को भारत की राजनीतिक एवं सैनिक दुर्बलता का पता चला। किस चीज़ का पता चला? राजनीतिक एवं सैनिक दुर्बलता का। तो ये कहीं ना कहीं क्या दिखाता है कि दीज अटैक्स शोन दी जो कमजोरियां थी उसको, इसीलिए आप लोग को टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए। जब टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपकी कमियां पता चलेगा। आगे चलकर तुर्क और अफगान ने कई बार भारत पर चढ़ाई की और अस्थायी साम्राज्य बनाने में सफल रहे। अब बाद में क्या किए कि ये तो महमूद साहब कहाँ पर, अफ़गानिस्तान के थे। इसको देख करके टर्क्स एंड अफ़गानों ने भारत में चढ़ाई करके फिर अस्थायी साम्राज्य बनाने में सफल हुए। अपनी नकारात्मक छवि के बावजूद महमूद के आक्रमणों ने इस्लामी और हिंदी संस्कृति के बीच
संपर्क में योगदान दिया। अब ये क्या कह रहा है कि ऑलरेडी जो इनका आक्रमण के पीछे की जो नोशन था वो कहीं ना कहीं घृणात्मक और कहीं ना कहीं छल वाला था। डिस्पाइट ऑल सच थिंग्स, द रिलेशन एंड इंटीग्रिटी बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम्स इस्लाम गिव द अपॉर्चुनिटी टू एक्सचेंज द कल्चरल आइडेंटिटीज। उसके बावजूद आप समझ पा रहे होंगे, मैं अंग्रेजी इसलिए आप लोगों को बोल दे रहा हूँ ताकि आप इसके साथ इस भाषा से आप रूबरू हो जाएं। आप कभी साइकोलॉजिकली ये ना फील कर पाएँ कि हमें अंग्रेजी नहीं आता है। रिमेंबर माय फ्रेंड, यू आर हैविंग द कैपेसिटी टू डू एनीथिंग। इसलिए आप इस पर विश्वास करके चलते बनिए। मैं आपको धीरे धीरे हिंदी अंग्रेजी दोनों सिखा दूंगा इसी क्रम में। आगे हम लोग मूव करते हैं। शाहनामा नामक महाकाव्य का लेखक फिरदौसी उसी के संरक्षण में रहा, उसी के संरक्षण में रहा। कौन सा? शाहनामा। किसने लिखे? फिरदौसी। अब ये आपको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये किस समय लिखी गई। तो उस समय की सोसाइटी में जब हमारे यहाँ पे जो अफ़गानी और टर्क जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हावी थे, एक आक्रमणकारी के रूप में यहाँ भारत में आया करते थे। उसी समय मध्य एशिया के प्रसिद्ध विद्वान अल-बरूनी को भारत भेजा। उसी ने, देखिए, उसी ने, फिरदौसी ने ही शाहनामा नामक में जो महाकाव्य है वो फिरदौसी लिखते हैं और उसी ने मध्य एशिया के प्रसिद्ध विद्वान को भारत भेजा। उसने भारत के संबंध में अपना प्रसिद्ध रचना तहकीकाते हिंद लिखी। अब इन्होंने कौन सी किताबें लिखी? तो तहकीकाते हिंद। अब फिरदौसी और जो अल-बरूनी हैं वो दोनों एक दूसरे के समकालीन हैं, इसलिए ये याद रखिएगा कि ये समकालीनता में कौन कौन है? फिरदौसी एंड अल-बरूनी। ये यहाँ पर कौन सा लिखते हैं? शाहनामा, और ये लिखते हैं तहकीकाते हिंद। आगे बढ़ते इस भारत में भारत और यहाँ के निवासियों के सामाजिक जीवन का विस्तार से वर्णन है। महमूद गजनवी के आक्रमणों के लगभग 150 वर्षों के बाद तुर्कों का आक्रमण का दूसरा चरण उत्तर भारत में आरंभ हुआ। कब? 150 साल बाद। अब आक्रमण कौन कर रहा है? टर्क्स। ये दूसरे चरण में भारत में आरंभ होता है। फर्स्ट चरण में मोहम्मद गजनवी साहब बहुत ज़्यादा भारत को अटैक किए। ये साहब कहलाने लायक नहीं है, बट हमारी सभ्यता और संस्कृति ऐसी है कि हम लोग इंसानियत को सम्मान देते हैं। इनके अंदर की जो अवगुण था उसे हम सम्मान नहीं दे सकते हैं ऐसे आचरण से। इन आक्रमणों का नेतृत्व गौर के शासक मोहम्मद गौरी ने किया। अब ये दूसरे कौन आ गए? गौर शासक। कौन? मोहम्मद गौरी। इसकी इच्छा केवल लूटमार करना कहीं नहीं थी, बल्कि वह उत्तर भारत को जीतकर अपने राज्य में मिला लेना चाहता था। मोहम्मद गौरी के अभियान बड़े ही व्यवस्थित होते थे। अब ये क्या दिखाना चाह रहा है कि इन वारफेयर ही वॉज वेरी मच प्लान्ड। उसने यह महसूस किया कि मुल्तान और सिंध को केंद्र बनाकर भारत की भीतरी भाग को नहीं जीता जा सकता। अतः उसने भारत विजय का केंद्र पंजाब को बनाया। जो प्रॉक्सिमिटी था सुल्तान और सिंध का वो काफ़ी दूर पड़ जाता था, जिसकी वजह से इट वॉज वेरी मच टफ टू रूल फ्रॉम देयर टू इंटायर इंडिया और नॉर्थ इंडिया। तो उसने दूसरा कौन सा केंद्र बनाया? पंजाब। ये बात को याद रखिएगा। कौन? मोहम्मद गौरी। और पंजाब विजय के फलस्वरूप उसके राज्य की सीमा अजमेर और दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमा से स्पर्श करने लगी। अब एक बात को समझिए कि उसने एक्सटेंड कर दिया अपने आइडिया ऑफ वारफेयर को। 1191 ईस्वी में भटिंडा के निकट तराइन गांव के मध्य में प्रथम युद्ध में गौरी पराजित हुआ। इस पराजय का परवाह किए बिना 1192 में वो तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज को पराजित कर किया। 1192 में कहीं ना कहीं पराजय हासिल हो जाता है। फिर विजय पृथ्वीराज चौहान को। तराइन की जीत ने उत्तरी भारत में तुर्क राज्य का स्थापना लगभग निश्चित तय कर दिया। तो ये जो टर्निंग पॉइंट था टर्क्स का अफगानिस्तान से, तो ये कौन सा है? तराइन का द्वितीय युद्ध। कब हो रहा है? 1192 ईस्वी में। याद रखिएगा इसको। गौरी के उत्तर भारत पर आक्रमणों के दूरगामी परिणाम हुए। उसके फलस्वरूप दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई,
जिसके बारे में आप विस्तार में पढ़ेंगे। यहाँ से क्या स्टार्ट होता है? दिल्ली सल्तनत। लेट्स मूव अहेड। अब हम लोग देखते हैं कि दक्षिण के राज्यों में उस समय क्या परिस्थिति थी। तो उन दिनों उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में भी अनेक राज्य थे। मानचित्र पर गौर करें तो कृष्णा नदी के राज्य में, कृष्णा नदी के उत्तर के राज्य, दक्षिण पथ के राज्य तथा कृष्णा नदी के दक्षिण से राज्य से सुदूर दक्षिण एक के राज्य थे। अब वो कौन कौन से राज्य थे? तो दक्षिण पथ के राज्यों में राष्ट्रकूट और चालुक्य प्रमुख थे। कौन? आप याद रखिए, दक्षिण पथ में कौन है? राष्ट्रकूट और चालुक्य। इनके बारे में आप समझ चुके हैं। सुदूर दक्षिण राज्यों में चोल, चेर, पांड्य प्रमुख थे। इनका लोकेशन आपने बहुत बार देखा होगा। आप गूगल मैप, एनसीईआरटी बुक के मैप पे ज़रूर देखिएगा, इससे आपकी क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी। आधुनिक जो मदुरै वाली एरिया है, वहाँ पे चोल साम्राज्य के दक्षिण में पांड्य राजा था। आधुनिक केरल प्रांत में चेर वंश का शासन था। किसका था? केरल में चेर वंश का। मदुरै में किसका था? चोल साम्राज्य का। और उसके दक्षिण में किसका था? पांड्य का। चोल राजाओं ने तंजौर के आसपास के क्षेत्र तमिलनाडु से अपना शासन प्रारंभ किए। कहाँ से? चोल, तमिलनाडु वाले एरिया से। धीरे धीरे पल्लव वंश के शासक और अन्य स्थानीय शासकों को पराजित कर अपने दक्षिण में सबसे शक्तिशाली बना लिया। किस एरिया में वो बना लिया खुद को शक्तिशाली? तो साउथ एरिया में, दक्षिण वाले में। चोल राज्य की स्थापना करने वाले आरंभिक चोल शासकों में विजयालय थे। विजयालय कौन थे? 846 से लेकर के 1871 ईस्वी तक राज करते हैं और चोल राज्य का स्थापना करते हैं वो वहाँ पे। उसने तंजौर को जीतकर अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य का शासक घोषित किया। चोल वंश के राजाओं में सबसे उल्लेखनीय हैं राजाराज प्रथम और उसके पुत्र राजेंद्र चोल। कौन से दो फेमस हैं? तो राजराज प्रथम एंड राजेंद्र चोल। राजराज प्रथम के ड्यूरेशन क्या है? 958 से लेकर के 1016 ईस्वी। एक कुशल सेना के संचालक था। उसने अनेक दिशाओं में आक्रमण किए। राजराज दक्षिण पूर्व एशिया, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। राजराज 2 बार, तो ये एक इंडिकेशन समझ लीजिएगा कि राजराज जहाँ पर 2 बार आ गया, डैट मीन्स ही वॉज एक्सपेंसिंग वन स्टेट टू अनदर स्टेट। राजराज तो दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार में अरबों के आधिपत्य से परिचित होता है। आधिपत्य का मतलब जानते होंगे कि कहीं ना कहीं दे वर अंडरस्टैंडिंग द किंगहुड, मतलब कि जो एशिया के व्यापारी थे वो इनके अधीन किंगहुड को एक्सेप्ट करते थे। अतः वह एक सामुद्रिक विजय के लिए निकला। उसने श्रीलंका और मालदीव नामक द्वीपों पर अधिकार जमाकर अरबों का आधिपत्य को चुनौती दिया। उन्होंने कहाँ पर? श्रीलंका और मालदीव को भी जीतने की कोशिश की और जीता। राजराज के पुत्र राजेंद्र 1014 से 1044 ईस्वी तक अपने पिता से भी ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे। उसने एक विशाल जल सेना का गठन किया, नेवी फोर्स। दे हैव इंट्रोड्यूस्ड नेवी इन इट्स आर्मी। लेट्स मूव अहेड। उसके 2 युद्ध बड़े ही साहसिक और वीरतापूर्ण थे। एक तो वह जिसमें उसकी सेनाओं पूर्व भारत के समुद्र तट से होकर के उड़ीसा को पार करती हुई गंगा तक पहुंच गई। सोचिए, ये कौन पहुंच जा रहे हैं? राजेंद्र साहब। और राजेंद्र का दूसरा अभियान श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण मलाया प्रायद्वीप तथा सुमात्रा के देशों में हुआ। दूसरा कहाँ पर? ये क्या दिखा रहा है? ही इज ट्राइंग टू शो द माइट ऑफ इट्स वारशिप, कि वो जल सेना में भी, थल सेना में ही हैज एक्सपेंडेड एंड वो अपने फादर से ज़्यादा एग्रेसिव है, राजाराज से ज़्यादा एग्रेसिव है राजेंद्र। इस अभियान में उसने जल एवं थल सेना दोनों का उपयोग किया, जो मैं आपको कह रहा था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अपने राज्य के व्यापारिक हितों का रक्षा करना था। तो मुख्य उद्देश्य, इट माइट बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स और मेंस कि इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या था इस अटैक का या इस एक्सपेंशन का,
तो राज्य के व्यापारिक हितों का रक्षा करना। अब चोल प्रशासन को देखते हैं। चोल प्रशासन की जानकारी मिलती है अनेक अभिलेखों में। अब आगे बढ़ते हैं। राजा राज्य में सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति था, फिर भी शासन कार्यों को संचालन करने के लिए वह अपने मंत्रिपरिषद की सलाह लेता था। उसके राज्य जिरुवा के केल्वी उसके निजी सचिव लिख लिया करता था। उसके आदेश को कौन लिखता था? तो जिरुवा केल्वी, याद रखिएगा ये टर्म कभी कभी पूछा जा सकता है। उसका निजी सचिव लिख लिया करता था। कुछ अधिकारियों के नाम भी मिलते हैं इसमें। औल्यनाकम क्या है? औलाना औलानयकम ये प्रधान सचिव हैं। पेरू नंदरम प्रधान कर्मचारी हैं। सीरू रतरम ये निम्न कर्मचारी हैं आदि उल्लेखनीय है। ये एक्चुअली तमिल वर्ड्स है, इसलिए इट्स लिटिल बिट टफ टू अंडरस्टैंड, लेकिन एट द सेम टाइम आप एक दो बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। नायकम औल्य नायकम मतलब प्रधान हो गया। पेरुनंदरम मतलब प्रधान कर्मचारी हो गए। सीरुतरम निम्न कर्मचारी हो गए। इस व्यवस्था से प्रतीत होता है कि चोल शासकों ने सुसंगठित नागरिक सेवा का विकास किया। ये अब इसीलिए आपको ये चीज़ कहा जाता है कि आप साउथ इंडिया की चीज़ों को पढ़िए, आपको चोला के बारे में बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा प्रशासनिक डेवलपमेंट में। एंड व्हाई दिस वर सो मच फेमस, तो ये आपको समझना है कि व्हाट काइंड ऑफ गवर्नेंस सिस्टम दे वर हैविंग एट दैट टाइम। नाउ संपूर्ण चोल राज्य को राष्ट्र कहा जाता था। इस संपूर्ण चोल को क्या कहा जाता था? राष्ट्र कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा हेतु संपूर्ण राष्ट्र कई इकाइयों में विभक्त थे जिन्हें मंडलम कहते थे। व्हाट इज ये क्या कहना चाह रहा है कि गवर्नेंस में एक हायरार्की था। क्या था? हायरार्की था जो कैसा था? वर्टिकल था, नॉट हॉरिजॉन्टल। तो मंडलम हो गए। प्रत्येक मंडलम कोट्टम कमिश्नरी और प्रत्येक कोट्टम नाडु जिला में बटा था। मंडलम कोट्टम नाडु ये हायरार्की को याद रखिएगा। पुनः प्रत्येक नाडुकुरम तहसील या ग्राम समूह में विभाजित किया गया था। मंडलम का प्रधान जो है तो राजवंशी होता था, लेकिन कोट्टम नाडुकुर्रम के अनेक अधिकारी व कर्मचारी होते थे। याद रखिएगा, ये नीचे लगे पड़े कोट्टम नाडुकुर्रम। आगे हम लोग मूव करते हैं जिसमें ग्राम प्रशासन के बारे में बात करते हैं, ग्राम स्वशासन के बारे में बात करते हैं, जो कि चोला का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर था रूरल गवर्नेंस के लिए। लेट्स सी। गांव का स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन प्रणाली का प्रमुख विशेषता थी। बहुत से गांव में शासन का संचालन राजकीय कर्मचारी द्वारा न कर गांव के लोग स्वयं करते थे। डैट मीन्स व्हाट इज दिस सोर्स? सेल्फ गवर्नेंस इन रूरल एरियाज, सेल्फ गवर्नेंस। और ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर था। उर सर्वसाधारण लोगों का ग्राम सभा थी। सभा और महासभा जिन्हें अग्रहार कहा जाता था वो किनका था? वरिष्ठ ब्राह्मणों का सभा को कहा जाता था। नगरम व्यापारी समुदाय की महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा थी। नगरम किसका हो गया? तो व्यापार से आप जानते होंगे सिटी इज लिंक्ड विद द ट्रेड, तो इस तरीके से याद रखिएगा। अग्रहारा मतलब जो आगे है कौन? तो ब्राह्मणों को, वरिष्ठ ब्राह्मण। उर मतलब सर्वसाधारण लोग। ग्राम सभा के शासन कार्यों के संचालन के लिए कई समितियों का गठन की गई थी, जिस तरीके से समान प्रबंधन कमेटी, उपवन समिति, सिंचाई समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति, लेखा जोखा समिति को वरीयम कहते थे। इन समितियों के माध्यम से ग्राम सभा अनेक कार्य करती थी। क्या इन वरीयम के थ्रू क्या करती थी? जो गवर्नेंस था, वर्किंग आइडिया था, उसको प्लान किया जाता था। तो इससे कहीं ना कहीं इंडिकेशन हो रहा है कि हाउ मच द चोला गवर्नेंस वाज वेरी मच, आप ये कह सकते हैं कि वो संगठित था, उसमें एक मैनेजमेंट की स्किल झलक रही थी, व्यवस्था झलक रहा था। इसकी जानकारी उत्तर मेरू के अभिलेखों से मिलता है। इन चीज़ों की जानकारी आपको कहाँ से मिलता है? उत्तर मेरूर के अभिलेख से। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको उसके लिए, प्रीलिम्स के लिए, तो इसे याद रखिएगा। अब अभिलेख कहाँ पर ही हैं? तो ये तमिलनाडु के चिंगलपीट जिले के उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। लोकेशन क्या है? चिंगलपेट जिला। जगह का नाम क्या है? उत्तर मेरूर। के अनुसार सभी सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना जरूरी चाहिए
जहाँ से भू राजस्व वसूला जा सकता है। मतलब कि भू राजस्व देवर हैविंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रेवेन्यू सिस्टम। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी। ये क्या कहना चाह रहा है? डैट मीन्स यू शुड हैव अ वेरी गुड लिटरेसी आइडिया एंड एट द सेम टाइम आप सोच सके, विचार कर सके, चीज़ों को जाने, तभी आपको ये चीज़ दिया जाता था। आगे हम लोग देखते हैं भव्य मंदिर। बृहदेश्वर का तंजावुर का मंदिर है। अब इसमें क्या है तो हम लोग देखते हैं, इस साम्राज्य के शासक अपना ज़्यादा समय युद्ध में ही बिताते होंगे, लेकिन चोल राजाओं द्वारा कई वैभवशाली और भव्य मंदिर बनाए गए, जिसमें तंजौर का बृहदेश्वर और गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिर प्रसिद्ध हैं। ये मंदिर स्थापत्य और मूर्ति के सुंदर प्रस्तुति हैं। किस चीज़ का? अब देखिए, विद द आइडिया ऑफ गवर्नेंस, द जो सिग्निफिकेंस था रॉयल बिल्डिंग के साथ साथ टेम्पल्स का भी बहुत ज़्यादा था। तो इस इम्पोर्टेंस को आप समझने की कोशिश करिएगा। आगे हम लोग मूव करते हैं कि चोल शासकों के काल में राजाओं और व्यापारियों के तथा धनी लोगों द्वारा मंदिरों का काफ़ी मात्रा में सोना, चांदी और अतिरिक्त भूमि ग्राम दान दिए जाने लगे। ये इंडिकेशन क्या दिखा रहा है कि समवेयर चोला वाज बिकमिंग सो मच सेंट्रिक टूवर्ड्स द कल्चरल कल्चरल कैपेसिटी, और यू कैन से द कल्चरल वेल्थ ऑफ द स्टेट। ये इंडिकेशन दिखा रहा है। इससे मंदिर के कर्मचारियों, मंदिर के लिए काम करने वाले जैसे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक की संख्या पर्याप्त में वृद्धि हुई। ये क्या दिखाना चाह रहा है? इट वॉज बिकमिंग अ सेंटर ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट एट द सेम टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी की भी चीज़ें वहाँ पर बढ़ रही थी। आगे हम लोग मूव करते हैं। चोल राज्यों के मंदिर सामाजिक कार्यों का भी केंद्र रहा। जिस तरीके से मैं आपको कह रहा था कि टेम्पल एक सेंट्रिक रोल निभाता था। धार्मिक मंदिर ग्राम सभाएं में ही बैठ करके की जाती थी। उसके प्रांगण में विद्यालय भी चलता था, ब्राह्मण पढ़ने पढ़ाने आते थे, पांडुलिपि की डैट मीन्स पुस्तकालय भी हुआ करता था। तो बिकॉज ऑफ ऑल सच थिंग्स द टेम्पल्स वर प्लेइंग ए सेंट्रल रोल ऑफ द होल इकोनॉमिक एंड एट द सेम टाइम सोशल रिलेशन और सोशल कैपिटल ऑफ द स्टेट। हम लोग आगे मूव करते हैं तो कृषि और सिंचाई देखते हैं। तो इनका एक्चुअली एग्रीकल्चर भी काफ़ी अच्छा था। जिस तरीके से अभी हम लोग देखें तो देखिए, एक फैक्ट है, 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु का एक जलद्वार हौज के नदी से शाखाओं में पानी का प्रवाह तंत्र एक दिखा रहा है कि किस टाइप का हाईली मतलब कि प्लांट उनके पास इरिगेशन सिस्टम एंड एट द सेम टाइम वाटर स्टोरेज फैसिलिटी था। चोल प्रशासन कृषि और सिंचाई में समुचित ध्यान देता था, और उस समय दक्षिण भारत की कृषि योग्य भूमि भी पर्याप्त मात्रा में था, बिकॉज दे वर हैविंग द एग्रीकल्चरल लैंड ऑल्सो इन वेरी मच गुड क्वांटिटी। इसके अतिरिक्त चोल सम्राटों ने जंगलों को साफ कराकर कृषि योग्य भूमि को प्राप्त विस्तार कराया था। ये आपको नॉर्थ इंडिया में भी हो रहा था, साउथ इंडिया में भी हो रहा है। आगे हम लोग मूव करते हैं। सिंचाई के अभाव की वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं? कृत्रिम साधनों का पर काफ़ी बल दे रहे हैं, जिस तरीके से आपको ये दिख रहा है। आगे हम लोग मूव करते हैं। इन्होंने तालाब, जलाशय, द्वार भी बनाया था, कुएं का भी इस्तेमाल किया था फॉर बेटर इरिगेशन फैसिलिटी एंड एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर। अब अणिकट, ये अणिकट क्या है? तो अणिकट शब्द तमिल के दो शब्दों को मिलाकर बना है। अणि मतलब बांध, कटु मतलब निर्माण। डैट मीन्स चोल शासकों के समय में कावेरी नदी पर बनाया गया महा अणिकट कावेरी नदी के पानी के सिंचाई के लिए प्रथम प्रयास था। ये क्या दिखा देता है? ये दिखाता है कि हाउ मच टेक्निकली एडवांस एंड एट द सेम टाइम द पीपल वर वेरी मच सेंट्रिक फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। लोगों को ऐसा लगता था कि हाँ, हम अगर अच्छी तरीके से इरिगेशन फैसिलिटी रखेंगे तो जो हमारे पास अवेलेबल लैंड रिसोर्स है उसके साथ बेहतर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ला सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं पालवंश के का शासन। उस समय पालवंश की क्या परिस्थिति थी? तो जैसा कि आपने देखा कि 8वीं शताब्दी के मध्य में बिहार बंगाल में पालवंश का उदय हुआ। संस्थापक इनके गोपाल हैं। गोपाल के बाद धर्मपाल, देवपाल, महिपाल जैसे राजा हुए, और राजाओं ने त्रिपक्षीय संघर्ष किया। ऑलरेडी हम लोग देखें, संभवतः मुंगेर में इनकी राजधानी रही। बिहार के कौन से जगह में? तो मुंगेर में। ये अवलोकितेश्वर किसका रूप है? विष्णु का। ऑलरेडी ये यूपीएससी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये देखिए, इस टाइप से क्वेश्चन बना देता है, इसीलिए रीडिंग टेक्स्ट बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अवलोकितेश्वर कौन है? विष्णु के रूप में। आगे हम लोग मूव करते हैं। पाल शासकों के काल में कला, कौशल
स्थापत्य शिक्षा का लिए विख्यात है। भागलपुर वाला एरिया में विक्रमशिला जो आप देखते हैं वो पाल के समय था, और पाल भागलपुर वाले एरिया में राज कर रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं वो इंडिकेट कर रहा है। मूर्ति कला के एक, और ये मूर्ति कला भी दिखा रहा है बुद्ध जी का, क्योंकि पाला वर वेरी मच लिंक्ड विद द बुद्ध रिलीजन। आगे हम लोग मूव करते हैं। नालंदा बोध गया कुर्कीहारा कला का केंद्र बन गए, जहाँ प्रस्तर एवं धातु प्रतिमाओं के बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ। किस चीज़ का? आप दो जानते होंगे, मुझे कंफर्म पता है कि नालंदा और बोध गया जानते होंगे। कुर्कीहार में आपको दिक्कत हो रहा होगा, इसलिए इसको याद रखिएगा। बीपीएससी के एंगल से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे कौन है? महात्मा बुद्ध। आगे हम लोग मूव करते हैं। इसमें ज़्यादातर बौद्ध की मूर्तियाँ थी, ब्राह्मण, जैन एवं अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ मिला करती है। संगम है तीनों का, बुद्ध, जैन और हिंदू। आगे हम लोग मूव करते हैं तो पाल कला के अंतर्गत बौद्ध मूर्तियों का अतिरिक्त बोधिसत्व, तारा, तंत्रयाणी, बौद्ध देव आदि भी प्रमुख हैं। याद रखिए, ये बीपीएससी प्रीलिम्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और उसी समय की इसका विष्णु, शिव, दुर्गा, गणेश आदि की भी मूर्तियाँ मिलती है। आगे हम लोग मूव करते हैं तो पटना संग्रहालय में पालकालीन आपको सर्वोत्तम उदाहरणों में एक सारी का है सारन से प्राप्त अवलोकितेश्वर जो विष्णु जी का मूर्ति है। भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्धा मैत्रेयी के पर में, ये भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की कौन सी वो है? तो मैत्रेयी प्रतिमाएं आदि प्रमुख है। आज के पटना के संग्रहालय में आप जाकर के देखिएगा तो इन सारी चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा। प्रथम शासक गोपाल ने अपने शासन में उदंतपुरी को किससे कहा जा रहा है? वर्तमान के बिहार शरीफ में एक मठ और विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। धर्मपाल ने आज के भागलपुर में विक्रमशिला बनाया। किसने बनाया? धर्मपाल ने। उदंतपुरी में कहाँ पर? ये गोपाल ने बनवाया। तो ये दोनों के डिफरेंसेस को जानिएगा। गोपाल कहाँ पे? तो बिहार शरीफ में। धर्मपाल कहाँ पे? तो भागलपुर में। विक्रमशिला का निर्माण कराया और नालंदा बिहार को भी दान दिया। आगे हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पर हमारा ये सेशन एंड हो जाता है। तो संभवतः आप इसका एक परिदृश्य पा लिए होंगे। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप टेक्स्ट बुक पढ़िएगा और चीज़ों को समझिएगा, ताकि आपकी साइंटिफिक डेवलपमेंट हो सके, अंडरस्टैंडिंग की कंसेप्चुअल, और आप बहुत अच्छा कर सके। थैंक यू फॉर लिसनिंग विजडम ट्री। एंड एट द सेम टाइम आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ मैं कि आप लोग बिहार की जो उन्नति है उसको ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये एक प्रश्न है, उसका उत्तर आप लोगों को देना है कि बिहार में इतना अच्छा मेंटल रिसोर्स होने के बावजूद, बौद्धिक आप वेल्थ होने के बावजूद हमारी बिहार की परिस्थिति ऐसी क्यों है? और आज के अगर विद्यार्थी, आज के यूथ नहीं सोचेंगे, वो क्वेश्चन नहीं करेंगे कि हमारे और आपके जैसे परिस्थिति वाले लोग बीपीएससी में और पीएससी में, सिविल सेवाओं में नेता और सिविल एनजीओज वगैरह में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पार्ट हैं, देन व्हाई द सिचुएशन ऑफ बिहार इज दिस? क्या जो बिहार बौद्धिक और बुभुक्षा की आपको फीड करता है, भूख को मारता है, उस बिहार की ये परिस्थिति कहाँ तक जायज़ है? ये क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को देना और समझना है। थैंक यू।